आज हम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 9 का चैप्टर 5 यूक्लिड्स ज्योमेट्री, इसमें इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन को समझते हैं कि यूक्लिड्स ज्योमेट्री आखिर है क्या। यूक्लिड्स ज्योमेट्री है एक ग्रीक मैथमेटिशियन है जिनका नाम है यूक्लिड। यूक्लिड ने हमें कुछ एक्सियम्स और कुछ पोस्टिलियर्स दिए हैं मैथमेटिक्स के, उनके बारे में ही इस 5 चैप्टर में टोटल डिस्कशन है। तो वो जो एक्सियम है, एक्सियम को हम मैथमेटिक्स में हर पार्ट में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो एलजेब्रा हो, एरिथमेटिक हो या फिर जियोमेट्री हो। एक्सियम को हर एक पार्ट में हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो पोस्ट्यूलेट है उसको सिर्फ हम जियोमेट्री में ही अप्लाई कर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं कि ये एक्सियम एंड पोस्ट्यूलेट्स आखिर है क्या। तो एक्सियम टोटल 7 एक्सियम्स हैं हमारे पास। एक्सियम्स हैं 7। जो पहला एक्सियम है वो है कि थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। यानी कि जो चीज़ें एक ही चीज़ के साथ इक्वल है वो एक दूसरे के साथ भी इक्वल है। इस बात को एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी और एक लाइन सेगमेंट है सी डी और एक लाइन सेगमेंट यहाँ पे है डी ई। ये सी डी ए बी के इक्वल है और ये डी ई भी ए बी के इक्वल है। यानी कि सी डी और डी ई ये दोनों एक ही चीज़ ए बी के इक्वल है। तो फिर अगर ये दोनों एक ही के साथ इक्वल है तो फिर ये दोनों आपस में भी इक्वल होगा। बात को इस तरह समझते हैं कि अगर सपोज़ ए बी 3 cm का लाइन है तो सी डी ए बी के बराबर है, तो फिर सी डी भी 3 cm का होना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों इक्वल है। और फिर डी ई अगर ए बी के बराबर है तो ए बी अगर 3 cm है तो डी ई भी 3 cm होगा। यानी कि ये भी 3 cm ये भी 3 cm, तो फिर ये दोनों इक्वल। यानी कि कोई भी दो चीज़ अगर एक इक्वल के बराबर होता है वो दोनों आपस में इक्वल होता है। यह है पहला एक्सियम। दूसरा है इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल्स। इसका ये मतलब है कि ये दोनों इक्वल है। इनको हम न्यूमेरिकल में भी और ज्योमेट्री में भी समझ सकते हैं बात को। सपोज़ ये दो लाइन सेगमेंट है, दोनों इक्वल है। अब इन दोनों लाइन सेगमेंट के साथ और एक लाइन सेगमेंट जोड़ दिया गया, ये लाइन सेगमेंट इक्वल है, तो फिर ये दोनों ऐड करने से और ये दोनों ऐड करने से जो भी आएगा वो भी इक्वल होगा। सपोज़ ये है 3 cm का, ये दोनों अगर इक्वल है तो ये भी 3 cm का है। उसमें हमने ऐड कर दिया और एक लाइन जो कि 2 cm का है, ये 2 cm का लाइन दोनों में ऐड कर दिया गया। तो फिर 3 + 2 5, 3 + 2 5, ये दोनों 5 हो जाएगा। यानी कि ये जो ऐड करने के बाद जो रिज़ल्ट आ रहा है वो इक्वल है। इक्वल के साथ इक्वल ऐड करने से इक्वल आता है। द इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। ये जस्ट इसका ऑपोजिट है। यानी कि इसमें जैसे हमने 3 के साथ 2 ऐड करके 5 पाया था, अब सपोज़ यहाँ पे ये 5 cm है, ये भी 5 cm है। इस 5 में से 2 ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया गया और इस 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया गया। तो इक्वल में से इक्वल सब्ट्रैक्ट करने से जो रिमाइंडर बचेगा, यानी कि 5 में से यहाँ 2 माइनस किया तो 3, यहाँ 5 में से 2 माइनस किया तो 3, तो रिमाइंडर इक्वल होगा। तो ये लाइन सेगमेंट के हिसाब से इसको देखा जाए अगर तो ऐसे होगा। अगर इसको हम न्यूमेरिकली देखें तो भी वही है, 5 - 2 5 - 2 = 3। फिर थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू अनदर। कोइंसाइड मतलब बिल्कुल उसके ऊपर बैठता हो। सपोज़ ये एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट है जो बिल्कुल इसके ऊपर फिट होता है और दूसरा लाइन सेगमेंट
ये भी इसके ऊपर फिट होता है। तो फिर ये तीनों लाइन सेगमेंट आपस में इक्वल होगा। कोइंसाइड मतलब बिल्कुल इक्वल, एक के ऊपर दूसरा। तो ऐसे में ये दोनों या तीनों ही इक्वल हो जाएगा। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। सपोज ये एक होल चीज़ है, सपोज ये एक पिज्ज़ा ही है। इसको अगर ऐसे 4 पार्ट किया जाए तो ये जो एक पार्ट इसका होगा, इस होल में से ये एक पार्ट इसके होल पार्ट में से छोटा होगा। ये बहुत ही सिंपल सा बात है, ये पता ही चलता है कि सपोज़ अगर यहाँ पे 10 है, 10 में से एक पार्ट अगर 2 निकाल दिया जाए तो 2 10 से छोटा होगा। तो इसमें जितने भी एक्सियम हैं, ये सुनने के बाद हमें पता चलता है ये तो क्या बात है, ये तो बहुत आसान है, ये तो हमें भी मालूम होता है, पर उसको सही एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर तरीके से उसको डिफाइन करना, ये बड़ी बात है। लेकिन इन्होंने सही तरीके से इसको डिफाइन किया था बात को, ये इम्पोर्टेंट है। फिर थिंग्स व्हिच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। इसमें फिर वही बात है, एक ही चीज़ का डबल, सपोज़ 5 है और दूसरा भी 5 है। सपोज़ यहाँ पे 5 पेन है और यहाँ पे है 5 पेंसिल। 5 पेन को अगर डबल कर दिया जाए और 5 पेंसिल को भी डबल कर दिया जाए तो यहाँ पे 10 पेन हो जाएगा और 10 पेंसिल हो जाएगा। यानी कि एक ही चीज़ का डबल, इक्वल का डबल इक्वल होता है। और जो 7th एक्सियम है वो जस्ट इसका ऑपोजिट है कि इक्वल का हाफ इक्वल होता है। अब यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट करके हम ले लें कि ये दोनों 10 इक्वल है। अब 10 का हाफ क्या होगा, 10 का हाफ हो जाएगा, दोनों 10 का हाफ 5 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो इनका हाफ भी इक्वल होगा, यानी कि दोनों 5 हो जाएगा। ये थे हमारे 7 एक्सियम्स जो यूक्लिड्स ने हमें दिया था, और इनको हम मैथमेटिक्स में हर एक पार्ट में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो जियोमेट्री हो, एलजेब्रा हो, एरिथमेटिक हो, हर एक पार्ट में। फिर उन्होंने कुछ पोस्ट्यूलेट्स बताए हमें। जो पोस्ट्यूलेट्स हैं उनको हम केवल जियोमेट्री में ही अप्लाई कर सकते हैं, और ऐसे 5 पोस्ट्यूलेट हैं। तो अब देख लेते हैं कि वो 5 पोस्ट्यूलेट क्या है। ए स्ट्रेट लाइन में ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। एक स्ट्रेट लाइन को एक पॉइंट से हम किसी भी पॉइंट में ड्रॉ कर सकते हैं। ये 2 पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक भी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये है पहला पोस्ट्यूलेट। सेकेंड पोस्ट्यूलेट है ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनिटली। ये एक लाइन है, सपोज 2 पॉइंट में इसको टर्मिनेट किया गया है, इसको हम चाहे तो इनडेफिनिटली और इंक्रीज कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, किसी भी बोथ साइड। ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। तो एक सर्कल, सपोज ये एक सर्कल है, इस सर्कल को हमने ड्रॉ किया ये सेंटर से और इतना छोटा रेडियस लेके इस सर्कल को हमने ड्रॉ किया। चाहे तो हम एक सर्कल ऐसे भी बना सकते हैं, ये है इसका सेंटर और ये इसका रेडियस जो कि इस रेडियस से बड़ा है। तो यही इसका मतलब है कि हम सर्कल को किसी भी पॉइंट से और कितना भी रेडियस लेके, चाहे छोटा हो बड़ा हो, हम ड्रॉ कर सकते हैं। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। सारे राइट एंगल एक दूसरे के इक्वल है। राइट एंगल का मतलब क्या होता है, जो भी एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री होता है उसे हम राइट एंगल कहते हैं। ये 90 डिग्री, ये राइट एंगल क्योंकि 90 डिग्री है, ये भी राइट एंगल क्योंकि 90 डिग्री है। चाहे तो हम इस तरह से भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी राइट एंगल है, 90 डिग्री है। क्योंकि राइट एंगल सारा 90 डिग्री होता है, अगर सब 90 डिग्री होता है सब इक्वल ही होगा, इसीलिए सारा राइट एंगल्स इक्वल होता है। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। फिर जो 5th पोस्ट्यूलेट है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा हमें आने वाला है। इफ़ ए स्ट्रेट लाइन falling on 2 straight lines makes the interior angles on the same side of it are taken together,
less than the two right angles, then the two straight lines, if produced indefinitely, meet on that side on which the sum of angles is less than the two right angles. ये स्टेटमेंट पढ़ के शायद कुछ समझ में ना आया हो, तो इसको एक ड्राइंग के जरिए मैं समझाता हूँ कि आखिर बात क्या है। ये दो स्ट्रेट लाइन है, एक और स्ट्रेट लाइन इसको इस तरह से काट रहा है। अब काटने के बाद यहाँ पे कई एंगल फॉर्म होते हैं, एक ये एंगल है, एक ये चार एंगल, उसी तरह इधर भी चार एंगल है। उनमें से ये ऊपर वाला दोनों और नीचे वाला दोनों, ये चारों एंगल एक्सटीरियर एंगल है, और ये सब हो गया इंटीरियर एंगल। उनमें से ये दोनों एंगल इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड यानी कि ये जो लाइन है जिसने इनको काटा है उस लाइन का सेम साइड, लेफ़्ट साइड, और ये भी इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड, इस लाइन का राइट साइड का। तो ये इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड, जिस साइड में ये दोनों एंगल का मेजरमेंट लेस देन 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री से कम होगा, जिस साइड में, उस साइड में अगर ये लाइन दोनों को एक्सटेंड कर दिया जाए इस तरह से, तो ये किसी पॉइंट पे जाके ज़रूर मीट करेगा। यहाँ पे ये कहा गया है कि दो लाइन को अगर तीसरा लाइन कट करता है तो फिर कट करने के वजह से जो इंटीरियर एंगल फॉर्म हो रहा है, इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड, इस तरफ भी इंटीरियर एंगल सेम साइड है, इस तरफ भी इंटीरियर एंगल सेम साइड है, तो इधर का जो इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड है ये दोनों का मेजरमेंट 180 डिग्री से ज़्यादा होगा, और ये दोनों का मेजरमेंट 180 डिग्री से कम होगा। तो जिस साइड में 180 डिग्री से कम मेजरमेंट होगा उस साइड में अगर ये दोनों लाइन को एक्सटेंड कर दिया जाए तो ये दोनों लाइन किसी ना किसी पॉइंट पे जाके ज़रूर मीट करेगा, और जिस तरफ का इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऐड करने पे 180 या उससे ज़्यादा होता हो उस तरफ ये कभी मीट नहीं करता है। तो यही कुछ एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स हैं जो 5 चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।